अब नेक्स्ट डिसऑर्डर जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द विपल डिजीज़। विपल डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ द स्मॉल बाउल बाय द मैक्रोफेजेस विच स्टेन पॉजिटिव फॉर PAS। अब होता ये है कि इट इज़ कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ ट्रोफरीमा विपली। ये ट्रोफरीमा विपली जो है वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है और इसको मैक्रोफेजेस आके इनगल्फ करते हैं और वो एंटर हो जाते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं लैक्टील्स को जो कि लिम्फेटिक होते हैं, जहाँ से फ़ैट की ऑब्जर्प्शन होनी होती है। अब जिसकी वजह से फ़ैट की ऑब्जर्प्शन नहीं होती और हमें GIT के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा भी हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आते हैं और जॉइंट्स के सिम्टम भी आते हैं, बट मेन हमारा कंसर्न यहाँ पे GIT के सिम्टम्स पे है। अच्छा, अब GIT के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अब ज़्यादा फैट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो आपको स्टीयाटोरिया, डायरिया, वेट लॉस, प्रोटीन लॉजिंग एंटेरोपैथी और हिपैटोसप्लीनोमेगैली होगी। और इसके साथ साथ आपको अगर हार्ट में जाएंगे तो आपको एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। आप CNS में जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन्स होगी, फिट्स होंगे, डिमेंशिया होगा, क्रेनियल पाल्सी हो सकती है। इसके अलावा आप अगर जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तो आपको कफ होगी और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट आपको दिखेगा। इसके अलावा आपको एनीमिया हो सकता है, किसकी वजह से? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। माइक्रोसिटिक मैक्रोसिटिक दोनों हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको जो फीचर दिखेगा वो लो ग्रेड फीवर भी आपको साथ में मिल सकता है। आपने इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या करनी है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो आपके पास जो है ना वो बायोप्सी है। वो आपके पास बायोप्सी है। बायोप्सी आपको क्या दिखाएगी? डिस्टेंडेड मैक्रोफेजेस इन द लैमिना प्रोप्रिया। आपको बायोप्सी में मैक्रोफेजेस मिलेंगे लैमिना प्रोप्रिया के अंदर जो कि PAS पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मैनेजमेंट आप इसकी क्या करेंगे? मैनेजमेंट करने के लिए आपने सबसे पहले एक तो सेफ्ट्रिक्सोन देनी है 2 ग्राम्स पर डे फॉर 2 वीक्स, और उसके ये देनी है आपने IV देनी है 2 ग्राम्स पर डे फॉर 2 वीक्स। इसके साथ साथ आपने ओरली देनी है कोट्रीमोक्साजोल 1 साल के लिए, कोट्रीमोक्साजोल प्लस सेफ्ट्रिक्सोन IV। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर हम करने लगे हैं दैट इज़ द ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। अब होता ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल जो ड्यूडिनम और जेजुनम है ना, इसमें जो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो 10⁻⁴ तक होते हैं तकरीबन, और जिसके अंदर जो हमारे पास कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म है वो 10⁻³ से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होते। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म 10⁻⁸ टू 10⁻10 तक बढ़ जाते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है जो कि इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने देती है? ठीक है, यानी अब जाहिर है हमारे जो स्टमक में एसिड प्रोडक्शन है या GIT में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से रोकता है। अगर वो ना हो तो इनकी ओवर ग्रोथ होती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे इनकी ग्रोथ होती है। सबसे पहले क्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोराइड्रिया, यानी स्टमक में एसिड नहीं बन रहा। वो क्यों नहीं बनता? आप लॉन्ग टर्म PPI ट्रीटमेंट लें तब नहीं बनता, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करें तब नहीं बनता, और पेरिनीशियस एनीमिया में नहीं बनता। उसके बाद इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। जब मोटिलिटी कम होगी तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये किन किन कंडीशन में होता है? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और डायबिटिक जो है वो न्यूरोपैथी। उसके बाद स्ट्रक्चर अबनॉर्मेलिटी में आपने जो बिल रॉथ ऑपरेशन 2 किया था जिसमें आपने गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी की थी, उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया, जिसके अंदर हमारी बॉडी में गैमाग्लोबिन यानी एंटीबॉडीज़ कम बनती है, तो हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो ये सारी काजेज़ हैं जिसमें बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होती है हमारे ड्यूडिनम और जो है ना वो जेजुनम के अंदर। अब ये क्लिनिकल फीचर्स क्या करवाते हैं? क्लिनिकल फीचर्स ये करवाते हैं कि सबसे पहले एक तो वाटरी डायरिया, स्टीयाटोरिया होगा आपको, मतलब आपकी फ़ैट की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, डायरिया, स्टीयाटोरिया होगा। इसके अलावा आपको ये एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ब्लाइंड लूप सिंड्रोम के अंदर विटामिन B12 कम होगा क्योंकि उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लेकिन फोलेट नॉर्मल या ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया फोलेट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब हमने ब्लाइंड लूप सिंड्रोम जो है वो इसको डायग्नोज कैसे करना है? सबसे पहले हमने बायोप्सी लेनी है ताकि हम सीलिएक डिजीज़ को रूल आउट कर सकें। उसके बाद हमने बेरियम मील से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। MRI इंटेरोग्राफी कर सकते हैं,
और इसके अलावा हम जो है ना वो बैक्टीरिया हाइड्रोजन टेस्ट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, ग्लूकोज देनी है या लैक्टोज देनी है, तो वो बैक्टीरिया होंगे उसको जल्दी से डिग्रेड करेंगे और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और हाइड्रोजन ब्रेथ जो है वो हमें मिलेगी। ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके वो हाइड्रोजन एक्सेल कर देंगे, जिसकी वजह से हमें जो है ना हाइड्रोजन ब्रेथ मिलेगी और पता लग जाएगा हमें कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसकी मैनेजमेंट जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है इसकी, वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फॉर 2 वीक्स। अब वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी हो सकती है, वो टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, मेट्रोनिडाजोल हो सकती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकती है, और कुछ केसेस में 4 वीक्स तक हमें ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है। विटामिन B12 की रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्लाइंड लोब सिंड्रोम था। समरी दोबारा बता देता हूँ कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसकी कंडीशन आपको मैं बता चुका हूँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपको बता चुके हूँ, और ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक आपने देनी है। दैट वाज ऑल अबाउट स्मॉल बाउल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ।